हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब लोगों ने लंच कर लिया? ऑल सेट फॉर क्लास? जैसे कि आप लोग को पता है हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 12 बजे के क्लास में हम लोगों ने देखा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो भी क्वेश्चंस पिछले साल नीट में आए हुए हैं बायोमोलिक्यूल से, वो सब क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्टली 20 एंड 19 के पेपर्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हुए हैं। 17, 18, 16 एट्सेट्रा एट्सेट्रा ऐसे करके आगे के पेपर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे पास कुछ AIPMT के क्वेश्चंस भी हैं, जो कि जैसे इस टाइप ऑफ थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये मेडिकल टेस्ट के ही हैं, बट प्रीवियस ईयर के हैं और AIPMT के हैं। मेरे पास जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे बायोमोलिक्यूल्स का, इनकॉर्पोरेटेड ऑल सो दैट हम लोग एक पावर पैक क्विज सेशन कर सके। बट हियर ऑल यू हैव टू डू इज बी एक्टिव। आप सब लोगों को एक्टिव रहना है एंड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आई विल बी शोइंग द क्वेश्चन। आप लोगों को तुरंत फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, उसके बाद ही मैं आंसर डिस्कस करूंगी। सो इट्स यू पीपल हु हैव टू टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड देन आई विल डिस्कस एवरी आंसर। सो आप लोगों को क्या करना है? ऑल ऑफ यू गेट रेडी, गेट सेट ऑन योर मार्क्स। सब लोग बैठ जाओ अच्छे से। नोटबुक पेन किसी को चाहिए, किसी को कुछ वगैरह लिखने वगैरह के लिए अगर कुछ चाहिए होगा तो गेट अ नोटबुक एंड पेन। यू हैव टू sit and you have to constantly keep answering. Once you answer me in the comment section, I will be discussing the answers. But before than that, आप लोगों को सबको comment section पे answer करना है. You all have to answer. Okay? Previous year questions is going to be really interesting. So quickly सब लोग बैठ जाओ, ready हो जाओ for this rapid session. हम लोग questions करने वाले हैं previous year के. Got it? देखो, मैंने ये सोचा है आज तो हम लोग क्वेश्चंस करके, दिस इज द 24th लेक्चर, ये लास्ट लेक्चर है बायोमोलिक्यूल्स का। मैंने हर एक डिटेल जो भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, येस और नो, वो मैंने कवर किया हुआ है। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विथ ह्यूमन फिजियोलॉजी फ्रॉम टुमारोज क्लास। I will do a quick revision series now. Okay, in quick revision series we will just see the important points यानी कि जहाँ से question आने के possibilities हैं, only those points हम लोग डिटेल में देखेंगे। We will do quick revision series of all the chapters. Like I would be starting with digestion and absorption tomorrow, 11th का human physiology, digestion and absorption quick revision series we will be beginning with. First कल से शुरू होगा digestion, absorption and so on with the other chapters in human physiology we will go on. but आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि digestion and absorption हम लोग कल शुरू करने वाले हैं and we will do quick revision. We are not going to go to the details of the chapter, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग के एग्जाम्स आ रहे हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी वो पढ़ लिया है। It will be a revision series. हम लोग रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों को याद आ जाए। उसी में क्लास के बीच में थोड़ा हमें हाईलाइट्स बताऊंगी कि जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवाऊंगी आप लोगों को। क्वेश्चंस मोर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कौन से पॉइंट्स मैंने आज क्लास में, आई वाज जस्ट डिस्कसिंग रेस्पिरेशन में इन प्लांट्स, क्लास 11th के साथ मेरी क्लास थी, आई वाज डिस्कसिंग सुबह वाली क्लास में कि आप लोगों को जनरली ये दिक्कत होता है कि अगर एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है एंड आपके पास करीब काफ़ी सारे पॉइंट्स एंड यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि मैम विच एग्जैक्टली पॉइंट्स शुड बी राइट और हाउ मच शुड बी राइट। सो दिस इज अ क्वेश्चन विच ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स आर हैविंग दीज डेज कि एग्जैक्टली कितना पॉइंट मुझे लिखना है, अगर वो 3 मार्क का क्वेश्चन है, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन और 5 मार्क का क्वेश्चन हो तो। सो ऑल ऑफ दिस वी विल बी डिस्कसिंग। हम सब डिस्कस करेंगे कि कितने पॉइंट्स हमें लिखने होंगे, कितने मार्क के लिए कितना पॉइंट इज रिक्वायर्ड एंड ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट आर द पॉइंट्स। आई वाज गिवन एन एग्जांपल इन द मॉर्निंग्स क्लास where I was saying that supposedly you've been asked to write a difference between prokaryotic and eukaryotic cell. अगर आपको prokaryotic and eukaryotic cell में difference लिखने को बोले and आपने पहला point लिख दिया it is a small cell, it is a large cell, okay? In prokaryotes it is found in bacteria and in eukaryotes it is found in plants, animals, etc. Difference over. बेटा आपको प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का डिफरेंस मांगा है, आपको 2 मार्क दिए गए थे, आपने बस 2 पॉइंट्स लिख दिए, वो भी ऐसे पॉइंट्स जो कि
इज नॉट अंडर कंसिडरेशन. तो आप अगर मैं अगर ऐसे बोलूंगी आपको तो आप बोलोगे मैम बुक में तो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो क्यों अंडर कंसिडरेशन नहीं है. सो दैट इज व्हाट यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, दैट व्हेनेवर you've been asked to write a difference between prokaryote and eukaryote, all you need to do is first understand पहला डिफरेंस हमेशा डेफिनेशन होना चाहिए. मैं आप लोगों को पैटर्न लिखवा दूंगी, मुझे लग रहा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू मेक यू ऑल राइट कि पैटर्न क्या होता है. पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमेशा आंख बंद करके ये याद रखो, हमेशा डेफिनेशन होता है. फर्स्ट पॉइंट कि क्या है प्रोकैरियोटिक और क्या है यूकैरियोटिक. प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस. तो फर्स्ट पॉइंट शुड ऑलवेज बी योर डेफिनेशन ऑफ टर्म्स विच हैज बीन गिवन टू यू. पहला पॉइंट हमेशा डेफिनेशन होना चाहिए, उसके बाद आप चीजें लिखो. सो ये सब चीजें कैसे लिखना है, कैसे आंसर करनी है, ये बोर्ड से पहले मैं आप लोगों को प्रॉपर एक सेशन लूंगी वेयर वी विल बी ऑल डिस्कसिंग कि हाउ टू राइट आंसर्स फॉर बोर्ड्स. ओके, एंड टुमारो जैसा कि मैंने आपको कहा वी विल स्टार्ट द क्विक रिविजन सीरीज. हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा करेंगे बट क्विक रिविजन सीरीज में करेंगे. वी विल नॉट इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम इन ह्यूमन फिजियोलॉजी क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा. क्विक रिविजन करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको लिखवा दूंगी, डिफरेंस होगा लिखवा दूंगी, कोई प्रॉपर आंसर है जहाँ पे आपको फ्रेम करना है आई विल मेक यू राइट. ठीक है, पॉइंट वाइज आंसर आई विल मेक यू राइट एंड वी विल ऑल्सो डू क्वेश्चंस इन बिटवीन द क्लास. गॉट इट. कल से शुरू हो रहा है आपके मेरे साथ 2 लेक्चर्स होते हैं, वन इज 12 PM एंड अनदर इज 4 PM. ये दोनों लेक्चर्स में हम लोग क्विक रिविजन सीरीज शुरू करने वाले. कल से मैं शुरू करूंगी डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. ऑल राइट, okay, now we will be shortly moving in for the questions. Before that, as you all know, this is a NEET bio session, NEET biology session in association with Doubtnut. So आप लोगों को के लिए Doubtnut has taken up or they have decided to take up a very great initiative of guiding or coaching. How many of you are interested to enroll yourself in this lecture or in this course? ये जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो. अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या कुछ हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो. फिलहाल आप लोग के स्क्रीन पे एक पोल जाएगा, क्विकली आंसर करो कि आप लोगों में से कौन से बच्चे हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है इस कोर्स के लिए, एंड देन हम लोग क्विकली मूव इन करेंगे टू द क्वेश्चंस. चलो शुरू करेंगे क्वेश्चंस, जल्दी से आप लोग आंसर करो. We will begin with the questions. Okay, shall we begin for the questions? See, we are having 20 questions of previous year questions. मेरे पास previous year questions हैं. हम लोग जल्दी से शुरू करेंगे. आप लोग रेडी हो, आपको comment section में आंसर करना है. You have to keep on answering in the comment section. Now quickly let's start with the question. So this is your first question. ये NEET 2017 का question है. जल्दी से आप लोग बताओ क्या है आंसर. Which of the following statement is correct with reference to enzymes? Quickly, which of the following statement is correct with reference to enzymes? अगर मैं enzymes को देखूं तो enzyme इनमें से कौन सा statement correct है? जल्दी से बताओ सब लोग quickly answer. Which answer in the comment section कि क्या है इसका आंसर क्या होगा. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. Which one of the following statement is correct with reference to enzymes? Quickly, बहुत easy question है. This should not be taking this much of time. Question आप लोगों के screens पे आ चुका होगा by now. जल्दी से आंसर करो क्या है इसका आंसर. कौन सा which of the following statement, कौन सा statement correct है. आप लोगों से correct statement पूछा गया है. क्या लगता है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. देखो पहला ऑप्शन दिया है एपो एंजाइम विच इज इक्वल्स टू होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम. ठीक है, दूसरा ऑप्शन है होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो प्लस को. उसके बाद को एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम. एंड चौथा है होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू को एंजाइम प्लस को फैक्टर. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. यस, क्यों बी है हमको पता है. होलो मीन्स होल और फुल, राइट. होलो मीन्स होल और फुल. दिस इज इंक्लूडिंग द प्रोटीन पार्ट एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट. एपो एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट, ठीक है, जबकि कोएंजाइम इज द नॉन प्रोटीन पार्ट. ओके
So holoenzyme is the whole enzyme which is comprising of a protein and a non-protein part. तो इसका आंसर क्या है? holoenzyme is equals to apo plus co, यानी कि पहला आंसर होगा ऑप्शन बी. क्लियर है? आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन से चलो जल्दी से करते हैं. which of the following are not polymeric? इनमें से कौन सा पॉलीमेरिक यानी कि पॉलीमर नहीं है? Which of the following are not polymeric? Quickly answer. Which of the following are not polymeric? जल्दी से. न्यूक्लिक एसिड्स है, प्रोटीन्स है, पॉलीसैकेराइड्स है, लिपिड्स है. Which of the following are not polymeric? इनमें से कौन सा पॉलीमेरिक नहीं है, यानी कि बहुत सारे मोनोमर यानी कि यूनिट, स्मॉल यूनिट से बने हुए नहीं है. आप लोगों को मैंने वो एक्सपेरिमेंट भी बताया था जब एक लिविंग टिश्यू को उसका स्लरी बनाया जाता है, उसका पेस्ट बनाया जाता है, एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज बीइंग यूज्ड एंड इट इज बीइंग यूज्ड टू टेक डाउन ऑल द माइक्रोमोलिक्यूल्स इन द फिल्ट्रेट पार्ट एंड द मैक्रोमोलिक्यूल्स विल बी ऑन द रिटेंटेट पार्ट. तो आप लोगों को आंसर करना है येस. सो एज यू ऑल नो वेरी वेल, आंसर इज लिपिड्स. क्यों? क्योंकि लिपिड्स का जो वेट है दैट इज लेस देन 800 डाल्टन, इसीलिए वो एक्चुअली लिपिड्स क्या है? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. वो तो कोई पॉलीमर है ही नहीं. जबकि न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, proteins are made up of amino acids and polysaccharides are made up of monosaccharide यानी कि ग्लूकोज और जो भी कोई मोनोसैकेराइड यूनिट से बनता है एक पॉलीसैकेराइड. बल्कि लिपिड्स आर नॉर्मल मोनोमेरिक सब्सटेंसेस विच आर एसोसिएशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. बट फिर भी हम लोग देखते हैं कि लिपिड्स रिटेंटेट में प्रेजेंट है मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ, बट नॉट विथ माइक्रोमोलिक्यूल्स. आप लोगों को रीजन पता होगा. द रीजन बीइंग कि लिपिड्स क्या है? सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, फॉस्फोलिपिड. तो जब भी सेल को क्रश किया जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक वेसिकल फॉर्मेशन हो जाती है और वहाँ पे ये लिपिड्स ट्रैप हो जाते हैं. इसीलिए दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स एंड देयरफॉर दे कैन नॉट गेट पास द फिल्ट्रेट, और वो एसिड से पास नहीं कर सकते, एसिड सोल्यूबल पूल में नहीं जा पाते, इसलिए वो ट्रैप हो जाते हैं इनसाइड द वेसिकल्स एंड स्टे इन द रिटेंटेट पार्ट. तो आंसर है इसका डी, लिपिड्स. वेरी वेल, जल्दी से मूव इन करते हैं आगे. नेक्स्ट, अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज वेरी इजी. देखो कितने कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं नीट में. नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम क्या है? कौन सा है नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम? जल्दी से बताओ. लाइजोजाइम है, राइबोजाइम है, लाइगेज है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज है. जल्दी बताओ. सी, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ नीट. ऐसे क्वेश्चन से आते हैं, आपको बस एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको नीट आ जाएगा. जल्दी बताओ, मतलब बायो का पार्ट. हाँ, जल्दी से बोलो. नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम का क्या आंसर है? इनमें से कौन सा नॉन प्रोटीनेशियस है? क्या वो लाइजोजाइम है, क्या वो राइबोजाइम है, क्या वो लाइगेज है, क्या वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज है? क्विकली, which one according to you is a non proteinaceous enzyme? मतलब जो एंजाइम यानी कि it's not in a form of protein, वो कौन सा प्रोटीन नहीं है इनमें से? क्विकली, ये तो इतना इजी आंसर है, क्यों कोई नहीं आंसर कर रहा है? जल्दी से देखो. सो द आंसर यहाँ पे है, आप लोगों को पता है कि नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम पूछा गया है आप लोगों से, और राइबोजाइम आपको पता है इज एन एंजाइम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम आरएनएज. एंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम आरएनए, ठीक है. एंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम आरएनए इज राइबोजाइम. तो ये प्रोटीनेशियस नहीं होता. दिस इज नॉट प्रोटीनेशियस. जबकि बाकी सब प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ये तो आरएनए से बनता है, ये प्रोटीनेशियस नहीं. दिस इज द फॉर्म ऑफ आरएनए. व्हेन आरएनए विल एक्ट एज एन एंजाइम, इट इज नोन एज राइबोजाइम. ठीक है. सो दिस इज द एंजाइम विच इज नॉन प्रोटीनेशियस. इसका आंसर है बी. ओके, नेक्स्ट. ये तो इजी क्वेश्चन था. अब देखो सब लोग, मैं इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकती हूँ, बट एवरीबडी ऑन द स्क्रीन, eyes on the screen quickly. Which of the following describes the given graph correctly? किसका ग्राफ है ये? एक्टिवेशन एनर्जी का. प्लीज ग्राफ देख के भागने की जरूरत नहीं है, मैथ्स क्लास नहीं हो रही है ये. सो माय पॉइंट इज कि ये एक एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है.
आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो रिएक्शंस चल रहा है, एक है ए है बी, ठीक है। दोनों, एक तो अनकैटलाइज्ड है, एक कैटलाइज्ड है, यानी कि एक में एंजाइम का प्रेजेंस है, दूसरे में एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। आपको बस इन ऑप्शंस में से आंसर करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी से क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ। रीड द ऑप्शंस केयरफुली, सी द ग्राफ केयरफुली एंड देन आंसर। लुक इनटू द ग्राफ केयरफुली। क्या लग रहा है ग्राफ देख के, क्या हो सकता है आंसर? सभी लोग ग्राफ देखो और ऑप्शंस पढ़ो। सी द, लुक इनटू द ग्राफ एंड देन आंसर क्विकली। ग्राफ में देख के क्या लग रहा है, क्या हो सकता है आंसर? चलो सब जल्दी बताओ। सी यू हैव टाइम, इसके लिए आई कैन गिव यू टाइम, इसलिए ध्यान से पहले ग्राफ देखो, डिड्यूस करने की कोशिश करो क्या कह रहे हैं ग्राफ से, एंड देन सी। पहले यहाँ पे बोला हुआ है, आप लोगों को ये तो पता है कि जब एंजाइम रहता है तब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, कम ना ज़्यादा, ठीक है। उससे आप लोगों को ऑलरेडी आंसर मिल जाएगा कि क्या है। एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कैसे इफेक्ट होता है, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, ठीक है। वैसे करके आप देख के बता सकते हो कि आंसर क्या हो सकता है। ओके, लेट मी टेल यू कि क्या होगा इसका आंसर। पहली बात तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या क्यों दिया हुआ है, क्या है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या कोई मुझे बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? सी, exothermic is a type of reaction where heat is released, ठीक है। और एंडोथर्मिक क्या है, जहां पे हीट इज रिक्वायर्ड और यूज्ड अप। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट बने हैं, सी हियर, ये जो प्रोडक्ट है, देखो ये एक एनर्जी का लाइन है। देखो यहाँ पे जो लाइन जा रही है नॉर्मल ऐसे ऐसे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है, दिस इज द लाइन ऑफ द एनर्जी। प्रोडक्ट नीचे बना है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे हीट इज रिलीज्ड, यानी कि ज्यादा एनर्जी है, हीट इज रिलीज्ड, ठीक है। सो इसका मतलब दिस इज अ, ये रिएक्शन तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कभी कभार ये होता है, ग्राफ ऐसे हो जाता है, देखो कभी कभार ग्राफ वुड बी लाइक, ठीक है। सो हियर प्रोडक्ट इज फॉर्म अबव एंड दैट दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये वाला ग्राफ could be an example of an endothermic reaction, whereas this one where the product is formed down with more energy and energy is released, this is an example of a heat of this is an example of an exothermic reaction. That means here heat is released, the product is formed with more energy, so that means this is an exothermic reaction. And what kind of an exothermic reaction? With energy A in presence of enzyme and B in the absence of enzyme. Very right. So energy A is where the enzyme is present, because here the activation energy required is less, whereas energy B is the absence of enzyme, because here it is an uncatalyzed reaction, that is why it is requiring more energy to complete the process. Did you understand my point? So first of all, it is exothermic because it is being releasing heat in the with the products. If it would have been endothermic, the line would have ended up here before this midline. But this is an exothermic reaction with the release of heat with the products. Nextly, what I'm saying is that the A part or the A graph or the A portion is the activation energy in presence of the enzyme, because less is required, and B is the activation energy in absence of enzyme. So it is an uncatalyzed reaction, तभी इतना ज़्यादा activation energy लग रही है. So इसका आंसर होगा 2. क्लियर है क्या है आंसर? इसका आंसर है 2. चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following is least likely to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of most protein? ठीक है, हमको पता है जब प्रोटीन फोल्डिंग होती है तो मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, क्योंकि ऐसे अगर कोई प्रोटीन फोल्ड करेगा, मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे, है ना. जहाँ पे भी फोल्डिंग होगी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे. बट
कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली, मतलब लीस्ट लाइकली इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता है कौन? आंसर विल बी हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन. हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन से लीस्ट लाइकली है कि वो किसी पर्टिकुलर स्टेबलाइजिंग में काम करेंगे. सो आंसर हियर वुड बी 3 हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन. समझ में आया? क्लियर है? आंसर इज 3. Next, a typical simple lipid molecule is made up of. A simple lipid is made up of fatty acids and glycerol. Simple lipid requires fatty acid, glycerol, ठीक है. So this simple lipid will be requiring fatty acid and glycerol. So यहाँ पे answer is 1 glycerol and 3 fatty acid molecules. So answer is 1. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी कि गलत है? कौन बताएगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आई विल रीड आउट द स्टेटमेंट्स वंस फॉर यू. इन द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम. The competitive inhibitor does not affect the rate of breakdown of the enzyme substrate complex. The presence of competitive inhibitor decreases the km of the enzyme for the substrate, and a competitive inhibitor reacts reversibly with the enzyme to form an enzyme inhibitor complex. So इसका जो best answer है that would be presence of a competitive inhibitor which decreases the km of the enzyme for the substrate. Yes, so when we plot the graph with a competitive inhibitor, we see that the km has been reduced, whereas the km decreases, whereas the Vmax would remain the same. Understood? But it happens just different in case of non-competitive where km remains the same and Vmax decreases. Understood? So यहाँ पे answer the presence of competitive inhibitor decreases the km of the enzyme for the substrate. So answer is 3. Next, which of the following is a non-reducing carbohydrate? इनमें से कौन सा non-reducing है? Which of the following is a non-reducing? मतलब इनके पास free aldehyde और ketone group नहीं है. Free aldehyde और ketone free aldehyde or ketone group is absent. So यहाँ पे answer is sucrose, because sucrose is a disaccharide and it is not a reducing sugar. Next, select the option which is not correct with respect to enzyme action. ठीक है, so you have to select the option which is not right or correct in respect to enzyme action. So here what we can say is that addition of lot of succinate does not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase by malonate. So here in case of competitive inhibition, ठीक है, competitive inhibition जब होता है during, so here succinate, so basically the enzyme name of the enzyme is succinic dehydrogenase. Succinic dehydrogenase, and the substrate, so the substrate is succinic acid. So succinic dehydrogenase is the enzyme and succinic acid is the actual substrate. Now at times what happens that now there is some so here malonate can come up and block the pathway, but in case if you are trying to increase the substrate concentration quite a number of times, and what happens then, the inhibitor can no longer remain bound to the enzyme and its place the substrate takes. So there we can also say that competitive inhibition is reversible, because the moment you start increasing the concentration of the substrate, the inhibitor will lose bind the enzyme and the real substrate will get bound to the inhibitor. Understood? So the option here will be answer 4. Clear है ये वाला? Next, the cell membranes are naturally composed of, this is the easiest of all. So cell membranes are mainly composed of phospholipids.
ठीक है, आंसर इज 3. Next, lipids which can be found in oil-based salad, dressings and ice cream during digestion is split into. So lipids are mostly, if you know, they're split into fatty acids and glycerol. So here the answer is fatty acids and glycerol. Lipids are split into fatty acids and glycerol. Okay, your answer is 1. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइसैकेराइड, इनमें से कौन सा एक ट्राइसैकेराइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइसैकेराइड? आंसर इज रैफिनोज. सो हियर दिस इज आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर. Which one of the following statement is incorrect about enzyme catalysis? So here enzymes are mostly proteinaceous in nature, correct. Enzyme action is specific, correct. Are denatured by ultraviolet rays and high temperature, correct. Are least reactive at optimum temperature, incorrect. So correct answer is 4. Understood? Clear है? चलिए. A phosphoglyceride is always made up of, एक phosphoglyceride जो molecule है, that is made up of what? So a saturated or unsaturated fatty acids esterified to a glycerol molecule to prepare a phosphate group. So basically saturated भी हो सकता है and unsaturated भी हो सकता है. Phosphoglyceride के लिए उसको पता नहीं what kind of a fat it would be. It can be a saturated fat, it can also be a unsaturated fat, and it is attached. 3 groups of fatty acids are attached to the glycerol. Among them only 2 will be attached and one, the free left group, will be there for the addition of a phosphate group which is known as the phosphoglyceric acid. ठीक है, so saturated or unsaturated fatty acid esterified to a glycerol molecule to which a phosphate group is also attached. Fine, so this is the answer. Answer here is option 3. Next, transition state structure of the substrate formed during an enzymatic reaction. ये question हमने already class में देखा था. We had already seen this question. So यहाँ पे answer मैं कुछ बोल नहीं रही. It will be transient and unstable. ठीक है, transient and unstable. A major site for synthesis of lipids. Lipids कहाँ पे synthesis होता है आपको पता है? ER 2 तरीके के होते हैं, RER and SER. Fine. So basically ये जो synthesis of lipids हैं, they generally take place in the smooth endoplasmic reticulum. So answer will be SER or smooth endoplasmic reticulum. So answer is option 2. ठीक है. Next, which one of the following biomolecules is correctly characterized? So इनमें से कौन सा biomolecule correctly characterize हुआ है? So answer adenylate acid, adenosine, ये तो गलत है, ये तो adenine होना चाहिए था. ठीक है, alanine, amino acids contain an amino group and an acidic anywhere in molecule, no. Lecithin, a phosphorylated glyceride found in the cell membrane, correct. Palmitic acid unsaturated, no. 18 carbon, no, it is 16 carbon compound. So correct answer is lecithin, a phosphorylated glyceride which is found in the cell membrane. So answer is 3. Clear? Next, for its activity the carboxypeptidase requires. Carboxypeptidase for its activity actually would require the presence of zinc. तो इसमें आंसर हो जाएगा 3. An example of non-competitive inhibition. So what is an example here we can get of a non-competitive inhibition? So here as we can see of a non-competitive inhibition, as you know, cyanide action or cytochrome C oxidase. So cyanide, when it's reacting with cytochrome C oxidase, it is blocking the respiratory pathway and therefore the person is choking. So here the answer will be option 2. Okay. Next, the carbon atoms of the pentose sugar involved in phosphodiester bond formation in DNA and RNA are. तो अगर आपको याद होगा कि 3' hydroxyl group or 3' free hydroxyl group is required for the addition of substances or for the addition of compounds to the existing DNA molecule. So therefore वो से 3' hydroxyl end पे ही होगा and phosphate is at the 5' end.
फॉस्फेट 5-C5 यानी कि 5' हैंड पे है एंड 3' हैंड पे है द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. क्लियर है? ठीक है. सो दीज वर द क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस करा. ठीक है. अगले क्लास यानी कि टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विथ क्विक रिविजन on digestion and absorption. ठीक है. कल हम लोग शुरू करेंगे ऑन डाइजेशन अब्जॉर्प्शन. टाइमिंग आप लोगों को पता ही है 12 PM एंड 4 PM. ठीक है. सो ये टाइमिंग है. कल हम लोग क्विक रिविजन ऑन डाइजेशन अब्जॉर्प्शन शुरू करेंगे. दिस इज अ सीरीज एंड वी विल मूव ऑल अलोंग ह्यूमन फिजियोलॉजी. अंडरस्टूड? ठीक है. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस डिस्कस किया? आज आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चंस? चलो फिर ठीक है. कल मिलते हैं सब लोग. आज थोड़ा मैं जल्दी छोड़ रही हूँ क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चंस मैंने कराया है. कल से हम लोग फिर से टॉपिक शुरू करेंगे. बट अब हम टॉपिक थोड़ा फास्ट एंड सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे. क्विक रिविजन करेंगे. आपका बोर्ड का भी तैयारी हो जाएगा साथ साथ और नीट का तो हो ही रहा है. ठीक है. समझ में आ गया? गॉट इट? टुमारो वी आर मीटिंग शार्प एट 12 PM. ऑल ऑफ यू बी देयर. टिल देन किड्स टेक केयर एंड थैंक यू.